नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा गिफ्ट आ गया है। आज उस तोहफे के बारे में आपको बताऊंगा। वो बड़ी खबर जो इंडी गठबंधन का पूरा गणित बिगाड़ देगी। एक तो वो ही अपना गठबंधन बिगाड़ रहे हैं, लेकिन खबर ऐसी आ गई है कि पूरे गठबंधन का जो गणित है कि नरेंद्र मोदी को ऐसे हराएंगे वैसे हराएंगे, सब खत्म। इंडी वाले लड़ते रह गए, मोदी ने कैसे डिलीवर करके दिखाया आज वो भी बताऊंगा। हमास के आतंकियों की क्रूरता के भयंकर वीडियो आपको दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखे। 43 मिनट के वो वीडियो जिनमें ऐसा क्या था जो दुनिया भर के पत्रकार रोने लग गए वो वीडियो देखकर, आज उनके बारे में आपको बताऊंगा। यानी वो खबर जिसे देखकर हमास के जो समर्थक है ना, जिनका दिल हमास के लिए धड़कता है, वो खुद चुल्लू भर पानी ढूंढेंगे उसमें डूब मरने के लिए। इसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी गलती का चैप्टर लाया हूं जिसने दुश्मन को ही मालामाल कर दिया। रूस ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा खजाना क्यों खुद सौंप दिया, आज इसके बारे में बताऊंगा। भाई दोनों की बनती तो है नहीं, लेकिन रूस ने अपना खजाना उठाकर अमेरिका को क्यों दिया, इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही भगवान जगन्नाथ के खजाने के रहस्य का चैप्टर खोलूंगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि खजाने का दरवाजा कभी भी खुले, आज उसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, आजाद भारत के पहले चुनाव का अनसुना किस्सा आपको बताऊंगा, क्योंकि आज से करीब 72 साल पहले आज ही का वो दिन था जब पहला चुनाव हो रहा था। क्या हुआ था बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाठशाला में दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास पातालकोट एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गई। पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन मथुरा से झांसी की तरफ जा रही थी, तभी ट्रेन की 2 जनरल बोगीज में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ट्रेन की 4 बोगीज तक फैल गई। ट्रेन से लपटे उठती देख यात्रियों में अफरा तफरी मची। आनन फानन में सभी यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। यूपी के झांसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। लोगों की भीड़ गाने की धुन पर थिरकते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी। सबसे आगे एक गाड़ी चल रही थी जिस पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर रखे हुए थे। धीमी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही गाड़ी का अचानक रिवर्स गियर लग गया और वो पीछे रहे लोगों के ऊपर चढ़ गई। जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता तब तक कई लोग इस हादसे की चपेट में आकर घायल हो गए। पंजाब के जालंधर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं कई गाड़ियों के शीशे भी गोलियां लगने से टूट गए। पुलिस के मुताबिक करीब 8 गोलियां चली हैं। हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, तमाम धाराएं लगाते हुए केस दर्ज हुआ है और एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस का एक जवान हाथ में पिस्टल लिए आरोपी को पकड़ा दिखाई देता है, जबकि गांव के लोग आरोपी को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस की टीम पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। अमेरिका पर एक बार फिर बड़े तूफान का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ओटिस नाम का खतरनाक तूफान मेक्सिको के दक्षिणी तट तक पहुंच चुका है और वहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। जिस वक्त ये तूफान मेक्सिको में समंदर के तट को हिट कर रहा है, तब उसकी रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पीएम मोदी कौन सा सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं वो बताऊंगा। वो बड़ी खबर जो इंडी गठबंधन का पूरा गणित बिगाड़ देगी। इंडी वाले लड़ते रह गए और मोदी ने कैसे डिलीवर करके दिखाया है, आज सबसे पहले इसकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ताना बार बार सुनाया जाता था कि बॉस मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर बन भी रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई है बॉस। सबसे बड़ी आज की खबर आपको बता रहा हूं कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। आज ये हो गया 22 जनवरी 2024। ये वो दिन है जब राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाने वाले हैं।
दोपहर 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है। यानी एक तरफ मोदी भव्य राम मंदिर बनाकर तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी जमीन खुद खोद रहा है। विपक्ष में इतने झगड़े हो रहे हैं कि वो सब झगड़े विधानसभा चुनाव में अब खुलकर सामने है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स चल रही है इंडी गठबंधन, और यहां नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को भी चमका रहे हैं और अध्यात्म को भी चमका रहे हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन का पूरा प्लान बनाया था और विपक्ष के नेताओं को मोदी के खिलाफ इकट्ठा किया था, वो भी विधानसभा चुनाव में आपस में लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में कैसे लोग एक दूसरे की जमीन खोद रहे हैं, इसकी कहानी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देश के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ी खबर आपको बताता हूं, क्योंकि आज राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए इस मुलाकात की। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम से अयोध्या आने का आग्रह किया। इस आग्रह को पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया और पीएम 22 जनवरी को अब अयोध्या जाएंगे 2024 में। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और पीएम मोदी ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का मौका मिला। पीएम ने लिखा कि आज का दिन उनके लिए बड़ा इमोशनल दिन है, क्योंकि भाई बीजेपी की पॉलिटिक्स राम मंदिर से ही आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को पूरा करके दिखाया। उन्होंने ट्वीट के साथ जय श्री राम भी लिखा। पीएम से मिलने के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य चंपत ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि रामलला कैसे टेंट में रहा करते थे और अब कहां रहने जा रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। करोड़ों हिंदुओं का सपना था ये राम मंदिर बनते हुए देखना। कितने लोगों ने तो बीच में उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ना बॉस, इस देश में तो नहीं पाएगा राम मंदिर, क्योंकि ऐसी ऐसी सरकारें आई जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन राम मंदिर बन भी रहा है और हजारों करोड़ों लोगों का सपना साकार भी हो रहा है, क्योंकि सबने देखा कि किस तरह से रामलला को टेंट में रखा गया। बरसों तक रामलला टेंट में रहे, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, कानूनी दांव पेच में उलझाया गया, राजनीति में भी इसे फंसाया गया, जबकि यह पूरे भारत की आस्था का प्रश्न था कि भगवान राम जिस जगह पर जन्मे उसी जगह पर उन्हें स्थान देने के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था इस देश के लिए, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हो। अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो यह करोड़ों हिंदुओं के लिए एक इमोशनल पल है। भाई आप सोच नहीं सकते कि हर हिंदू को कैसा महसूस हो रहा है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो ये समझें कि कैसे भारत में बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने जो कुछ मस्जिदें बनाई, उन मस्जिदों को लेकर भी एक इमोशन अंदर हो जाता है। तो जो सनातन की धरती है वहां 100 करोड़ हिंदुओं का कैसा कनेक्ट होगा भगवान श्री राम से, और उनको आज कैसा इमोशनल फील हो रहा होगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उन्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे फिलिस्तीन के लोगों को महसूस होता है, यहां भारत के मुसलमानों को महसूस होता है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर। वैसे ही भारत सनातन की धरती, हिंदुओं की 100 करोड़ हिंदुओं की धरती, वहां पर रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज हिंदू कैसा महसूस कर रहा होगा। किस तरह से राम मंदिर के मामले को उलझाए रखा गया वो भी आपको याद दिलाता हूं। राम मंदिर को लेकर 70 साल तक कोर्ट में केस चला, 70 साल बॉस, और यह दलील दी गई कि वहां रामलला का जन्म हुआ, इसका प्रमाण नहीं है। सोचिए, रामलला के जन्म के प्रमाण मांगेगा इस देश में जहां 100 करोड़ हिंदू, और फिर भी कोई
चू चपड़ नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, रॉकेट नहीं दागे गए। कोर्ट में गैर प्रमाणित तथ्य तक पेश कर दिए गए। केस की लगातार सुनवाई नहीं होने दी गई। 65 साल से ज्यादा तक केस की रेगुलर सुनवाई नहीं हुई। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अलग अलग कोर्ट में अर्जी डालकर इस मामले को लटकाने का प्रयास हुआ। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 9 साल तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की दलीलें दी गईं जिससे यह मामला और लटका रहे। सुनवाई के दौरान तो यह तक कह दिया गया कि वहां राम मंदिर था ही नहीं, मस्जिद ही थी। यह भी कहा गया कि मालिकाना हक के केस में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। मतलब जिसको जो बन पड़ा उसने किया। लेकिन 2014 में जब सत्ता बदली तो सरकार का कोर्ट के अंदर रुख भी बदला और इसलिए आज ये मंदिर बन पा रहा है। जो लोग कहते हैं कि अरे ये तो अदालती फैसले से बन रहा है, बॉस अदालत में पिछली सरकारों ने क्या कहा था और आज की सरकार क्या कह गई जिससे कि फैसले को आने में मदद मिल पाई, यह भी समझना होगा। राम मंदिर के साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी का सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र के जो प्रमुख वादे पूरे किए हैं, भाई देश की अर्थव्यवस्था आगे ले गए, महंगाई डबल डिजिट में नहीं जाने दी, ये सब अलग बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के पीएम मोदी ने जो वादे पूरे किए, वादे पूरे किए, डिलीवर करके दिखाया ना, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में था और कई लोग नहीं कर पाए, आए और चले गए। जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना बीजेपी का वादा था, डन, खत्म। लोग कहते रह गए अरे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज उनकी खुद की पॉलिटिक्स उठ पाएगी कि नहीं दोबारा, यह भरोसा नहीं है। महिला आरक्षण, इसको लेकर कहा गया था कि भाई हम ये काम करेंगे। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने 2024 के पहले इसका बिल लाकर भी इसको कर दिया डन। और तीसरा बड़ा वादा जो बीजेपी ने किया था कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो भी आज की डेट में हो गया डन और तारीख आ गई 22 जनवरी की। 3 बड़े वादे जो बीजेपी ने किए थे वो कर दिए, ट्रिपल तलाक वगैरह वगैरह, 10 और कई चीजें, उस पर तो बात ही नहीं करना। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही मंदिर की बात आती है कुछ लोग विकास और अर्थव्यवस्था की बात करने लगते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत तेजी से बढ़ रहा है, वहां भी नरेंद्र मोदी ने डिलीवर करके दिखाया और यह पूरी दुनिया मान रही है। हाल में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत 2030 तक जापान से बहुत आगे निकल जाएगा। भारत एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, एशिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनेगा, यह S&P की रिपोर्ट कह रही है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7.3 ट्रिलियन होगी। यानी आप खुद अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी अगर धर्म में जिनका विश्वास है उनके लिए डिलीवर करके दिखा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था के मामले पे भी डिलीवर कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना गया। और IMF का अनुमान है कि अगर आप भारत को देखेंगे, IMF ने कहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने कहा कि भारत का जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ का वो 6.3% है, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसके बाद जाकर आता है चीन जो भारत से बहुत नीचे 4.2% पर रहने वाला है। उसके बाद अमेरिका, ये भाई तो कहां नीचे घुस गए, ऐसे खोद के निकालना पड़ेगा। ये भाई साहब 1.5% पर है, दुनिया के राजा हुआ करते थे। जर्मनी वगैरह तो 1% नहीं पार कर पा रहे भाई, 0.9% पर जर्मनी बैठा हुआ है। और जो ब्रिटेन हम पर राज करके गया, लूट लूट कर अपना देश बना लिया, जिसने हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो 0.6% की गति से बढ़ेगा। और भारत बना हुआ है राजा, 6.3% बॉस। यानी पीएम मोदी अपना हर वादा पूरा कर रहे हैं और देश के बेहतर भविष्य की नींव रखते दिखते हैं। उधर विपक्ष अपनी ही जमीन खोद रहा है। विपक्ष में कोई नेता कब क्या करने लगे कुछ नहीं पता। जैसे राहुल गांधी आज एंकर बन गए, इनका गठबंधन 14 एंकर बैन करता है, तो भाई साहब खुद एंकर बन गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया। हालांकि आसपास जो इकोसिस्टम है उसके कई एंकर पहले भी सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर चुके हैं, उससे भी पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो आज खुद राहुल गांधी उतर गए कि भाई मैं करके दिखाता हूं, तुम लोग ढंग से नहीं किए लग रहा है।
ऐसा सोचे होंगे शायद। और सत्यपाल मलिक वही नेता हैं जो पीएम मोदी के खिलाफ खूब बोलते हैं। जाहिर है कि अब सत्यपाल मलिक राहुल गांधी को अच्छे लगने लगे और अब राहुल गांधी एंकर बनकर उनका इंटरव्यू करने पहुंच गए। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर भी वही बात कही। पुलवामा हमले की बात सत्यपाल मलिक लगातार करते रहे और उनकी बातों के आधार पर यह दुष्प्रचार किया जाता रहा कि पुलवामा हमले के पीछे तो सरकार के ही लोग थे। लेकिन राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने खुद मान लिया कि उन्हें नहीं लगता कि इसके पीछे मोदी सरकार थी। एक बार आप सुनिए सत्यपाल मलिक ने इसमें क्या कहा है। पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। यानी सत्यपाल मलिक खुद कह रहे हैं यहां इकोसिस्टम पूरा माहौल बनाता रह गया इतने साल से कि भैया आरडीएक्स कहां से आया, ये तो मोदी जी ने खुद चुनाव जीतने के लिए करा लिया। अब सत्यपाल मलिक राहुल गांधी के इंटरव्यू में बैठकर कह दिए कि मुझे नहीं लगता पुलवामा जो है वो सरकार ने खुद कराया था। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये क्लीन चिट तो दे ही दी कम से कम आज। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ, बॉस खुद नहीं कराया और घर में घुसकर ठोक दिया, तो इसकी बात भी नहीं करेंगे कि घर में घुसकर ठोक कर आए। पहले की सरकारें करती तो वो भी बोलती। तो जो इंटरव्यू करने गए थे उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इसके बाद राहुल गांधी ने इसी इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा के शहीदों को जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया था तो उन्हें शहीदों को नमन करने से रोकने की कोशिश हुई थी। उन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया था। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर मैं भी कुछ याद दिलाता हूं। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा। देख रहे राहुल गांधी को कमरे में बंद कर दिया, फिर कमरे में बंद कर दिया तो ये लड़के निकल गए। जब कमरे में बंद ही कर दिया तो लड़के कैसे निकले? इनकी सिक्योरिटी ने कहा कि आपको एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्या था एयरपोर्ट पे बॉस की आपको सिक्योरिटी रोक रही थी? लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो तो वो कहते हैं और फिर उनसे उनका इकोसिस्टम जवाब थोड़ी मांगता है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। जब पुलवामा के शहीदों को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया था तो उस वक्त राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि कैसे दी थी आपको याद दिलाता हूं। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो फोन चलाते हुए दिख रहे थे। इस वीडियो को लेकर आरोप यह लगाया गया था कि शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी फोन चला रहे थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी इतने सीरियस थे पुलवामा के शहीदों को लेकर कि लड़ भिड़ कर कमरे में बंद कर दिया, फिर भी पहुंच गए श्रद्धांजलि देने। लेकिन श्रद्धांजलि देते वक्त राजनाथ सिंह का चेहरा उतरा हुआ है, निर्मला सीतारमण का चेहरा उतरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल भी चुपचाप खड़े हैं, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख खड़े हैं, प्रधानमंत्री वहां गमगीन दिख रहे थे जिन पर यह कह रहे हैं कि वहां तो शो चल रहा था, और राहुल गांधी मोबाइल में लगे हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मोबाइल में लगे हुए। कुछ भी कर रहे हो बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन एक आदमी नहीं मोबाइल चला रहा है राहुल गांधी को छोड़ के। और आज बैठ के सत्यपाल मलिक के साथ कह रहे मैं तो गया, मुझे बंद कर दिया रूम में। उस वक्त शो हुआ ना हो या ना हुआ, लेकिन आज जो आपका शो है उसमें फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि ये लोग जो है ना कोहनी में लगा शहद चाट रहा, चाटने का प्रयास करते, चाट नहीं पाते। ये नरेंद्र मोदी को हराना इन्होंने कोहनी में लगा शहद बना दिया, चाटने का प्रयास करते, नहीं चटाता है बॉस। ऐसे सीधी उंगली से सीधा चाट लीजिए, बेहतर है। राहुल गांधी हो या मोदी विरोधी कोई भी नेता, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर वो चाहे अडानी को लेकर हो, जातिगत जनगणना को लेकर हो, पुलवामा को लेकर हो, सब में फैक्ट्स कम, दुष्प्रचार ज्यादा है।
और पब्लिक को दिखता है ना, लोग पाठशाला देखते हैं, हम लोग फैक्ट्स रखते हैं, उनको पता चल जाता है। और इसीलिए ये लोग नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा नहीं पा रहे, क्योंकि पब्लिक को ईमानदारी नहीं दिख रही। लेकिन इनको नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह हटाना है। नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए ये लोग एकजुट भी हुए, लेकिन खुद इनकी हालत अब यह है कि एक दूसरे से खुलकर लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में कितनी एकजुटता है, कितना कोऑर्डिनेशन है, कितनी स्पष्टता है, इसकी पोल तो खुद अखिलेश यादव कुछ दिन पहले खोल चुके। जो बात कोई खुलकर नहीं बोल पा रहा था, वो अखिलेश यादव ने कह दी कि राज्यों के चुनाव में कोई इंडी गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव के बयान के बाद जो पार्टियां गठबंधन का थोड़ा बहुत लिहाज कर रही थी, उन्होंने भी गठबंधन के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसलिए अब नीतीश की पार्टी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विकेट उखाड़ने के लिए उतर गई। आज जेडीयू ने भी मध्य प्रदेश चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए। जेडीयू ने एमपी की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और अभी यह साफ नहीं है कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। मजे की बात यह है कि जेडीयू ने जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 2018 में 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यानी इंडी गठबंधन में होने के बावजूद जेडीयू के कैंडिडेट वहां से उतरेंगे जहां की कांग्रेस की सीट जीती हुई है। इन सब के बाद भी जेडीयू के नेता गठबंधन की दुहाई देते हुए ये सफाई दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। बॉस, आप तो लड़ लीजिएगा, पब्लिक नहीं पूछेगी कि अभी 4 दिन पहले तो तुम लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, अभी 4 दिन पहले तो अखिलेश यादव क्या कह रहे थे अजय राय को, अजय राय क्या कह रहे थे अखिलेश को, कमलनाथ क्या कह रहे थे अखिलेश यादव को, अब आए वो सब मिलकर लड़ने के लिए। अखिलेश के मुकाबले जेडीयू का एमपी चुनाव में उम्मीदवार उतारना कांग्रेस और इंडी गठबंधन को इसलिए ज्यादा चुभेगा क्योंकि इस गठबंधन के सूत्रधार ही तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के प्रयासों की वजह से ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कांग्रेस, केजरीवाल सब एक मंच पर आए। यह गठबंधन सफल हो, इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार के कंधों पर ज्यादा है। इसलिए वो चाहते तो गठबंधन के खातिर एमपी में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करते, क्योंकि एमपी चुनाव में जेडीयू के उतरने या न उतरने से वैसे भी कुछ बहुत अद्भुत तो नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश में जेडीयू का क्या वजूद है? पिछले विधानसभा चुनाव में तो जेडीयू मध्य प्रदेश चुनाव में उतरी भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हर बार लड़ रहे हैं, बहुत सीट जीत रहे हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू नहीं लड़ी मध्य प्रदेश चुनाव, लेकिन इस बार 5 सीट पे उतर गए। कुछ लोग तो कह रहे हैं 15 पे लड़ेंगे। हालांकि हैरानी की बात यह है कि सियासी गणित को समझते जानते हुए भी नीतीश कुमार ये दांव चल दिए, जिसके गठबंधन की किरकिरी हो रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त इंडी गठबंधन की 4 पार्टियां अपने सामने, कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस जेडीयू चल रहा है। और ये लोग मिलकर हराने निकले थे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को। इसी तरह बाकी राज्यों में भी इंडी गठबंधन का टकराव अब साफ दिख रहा है। राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस आप है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वर्सेस आप है। उधर यूपी में 2024 की तैयारी को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उतर गई। खबर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जल्दी ही सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने जाने वाले हैं। जिनको अखिलेश यादव चिरकुट बोल रहे थे, अजय राय को ही तो चिरकुट बोले थे। अब वही अजय राय समाजवादी पार्टी के खासम खास एक जमाने में रहे आजम खान से मिलने जेल जाएंगे। इसके लिए जेल प्रशासन को लेटर लिखकर वक्त मांगा गया है बाकायदा। माना जा रहा है कि कल अजय राय आजम खान से मिल सकते हैं। अजय राय का कहना है कि आजम खान को केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है और दुख की इस घड़ी में कांग्रेस उनके साथ है। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह तो अच्छी बात है, कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के दुख में उनके साथ हैं, यानी गठबंधन में टकराव कम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस अपनेपन ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उस नेता से मिल रहे हैं जो प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। ऐसे में अखिलेश यादव को यह डर जरूर होगा कि कहीं कांग्रेस आजम खान के जरिए उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी तो नहीं कर रही। अजय राय लगातार आजम खान के समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। अजय राय ने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों का पुराना घर है, भले ही आजम खान सपा के नेता हों, लेकिन कांग्रेस उनके लिए हर लड़ाई लड़ेगी। क्यों भाई, आजम खान तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस को आजम खान की इतनी चिंता क्यों होने लगी? इससे तो यही लग रहा है कि पूरा खेल मुस्लिम वोट बैंक का है। और सुनिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यहां तक कह दिया कि अगर आजम खान कांग्रेस में होते तो उनके ऊपर इतना जुल्म नहीं होता। यानी कांग्रेस पूरी तरह से यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो आजम खान के साथ खड़ी है। यूपी में कांग्रेस मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने में जुट गई है। इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी इसका एक संकेत भी है। आजम खान और अजय राय की मुलाकात समाजवादी पार्टी की मुश्किल इसलिए भी बढ़ाएगी क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान के बचाव में बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उनसे मिलने तो गए नहीं।
और अखिलेश यादव को लेकर आजम खान भी बहुत खुश नहीं है, ये पिछले कुछ दिनों में दिख चुका है। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता आजम खान से मिलने चले जाएं तो जाहिर है इससे अखिलेश यादव असहज तो होंगे। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव और बढ़ जाए, लेकिन यही है वो महान इंडी गठबंधन। सब जो है वो म्यूजिकल चेयर में आसपास ने अपने में ही खेल तो रहे हैं, दूसरे की कुर्सी खींच देते हैं जैसे बैठने वाला रहता है और कहते गिर गए आओ मैं उठाता हूं। हमने आपको कुछ दिन पहले पाठशाला में बताया भी था कि विपक्षी गठबंधन का भविष्य अंधकार में। इस गठबंधन के कुछ ही दिन बचे। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजा बयान से भी यही लग रहा है कि गठबंधन के भविष्य की तस्वीर अब बहुत धुंधली है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस तरह टाल दिया जैसे उन्होंने भी यह मान लिया है कि इस गठबंधन का कुछ ना होने वाला। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के सवाल पर क्या कहा है, अभी 5 राज्यों के चुनाव होने दीजिए तो फिर देखेंगे। एक बार सुनिए उनको। इंडिया अलायंस को लेके अभी स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा सर इंडिया अलायंस का? अब देखेंगे, अब 5 तो हमारे इलेक्शन होने दो, इंडिया अलायंस भी करेंगे। इंडिया अलायंस को लेके अभी स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा सर इंडिया अलायंस का? अब देखेंगे, अब 5 तो हमारे इलेक्शन होने दो, इंडिया अलायंस भी करेंगे। सारी दोस्ती यारी, अभी पहले 5 इलेक्शन तो होने दो यार, उसके बाद देखा जाएगा, वो वाला हिसाब चल रहा है। साफ है कि कांग्रेस का पूरा ध्यान 5 राज्यों के चुनाव पर है, जिसमें उसने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को लग रहा होगा कि अगर 5 राज्यों में वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेगी तो मोदी के खिलाफ गठबंधन में अच्छा मोलभाव हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस का फोकस अभी गठबंधन पर नहीं, विधानसभा चुनाव पर है। आज राजस्थान में प्रियंका वाड्रा प्रचार के लिए उतरी। उन्होंने झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला बोला और यह कहा कि प्रदेश हो या देश, उसे चलाने के लिए विजन रोड मैप की जरूरत होती है। एक बार प्रियंका जी को भी सुन लीजिए। जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, देश को किस तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए। और ये विजन जो होता है, ये रोड मैप जो होता है, इसी के जरिए फिर विकास होता है। जिन लोगों के पास एक गठबंधन के लिए विजन और रोड मैप नहीं है, वो देश के विजन और रोड मैप को लेकर बातें कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने विजन की बात की तो लगा कि वो राजस्थान को लेकर कोई विजन रखेंगी। उनकी रैली में मौजूद अशोक गहलोत ने राजस्थान चुनाव को लेकर भी 2 बड़े ऐलान किए। पहला, कांग्रेस की सरकार आने पर 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। दूसरा कि राजस्थान में परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में साल में 2 से 3 किश्तों में 10,000 रुपए मिलेंगे। अब हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा के लिए मुफ्त के वादे या आर्थिक मदद बांटना ही विजन है या रोड मैप है, लेकिन असल में विजन या रोड मैप क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कांग्रेस को यही लग रहा है कि इस तरह के वादों से राजस्थान में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों को शायद मुफ्त के इन वादों पर इतना भरोसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार आंसू बहाकर वोटरों का दिल पिघला रहे हैं। जयपुर की मालवीय नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना शर्मा एक कार्यक्रम के दौरान रोने लग गई। अर्चना शर्मा ने कहा कि अगर वो ये चुनाव हारी तो ये उनके जीवन का इतना बोलकर अर्चना शर्मा फपक फपक के रो पड़ी। समर्थकों ने किसी तरह उनके लिए नारेबाजी कर उनका जोश बढ़ाया। देखिए मैडम के साथ क्या हो गया। मैं ये चुनाव हारी तो ये मेरे जीवन का इससे कौन रोता है भाई? अब आपको बताता हूं कि रोड मैप या विजन जिसकी बात प्रियंका वाड्रा कर रही थी वो क्या होता है। मोदी सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि स्कीम कहते हैं। एसबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में स्कीम की तारीफ की। प्रियंका वाड्रा अगर सुन रही हो तो सुने, रोड मैप और विजन किसको कहते हैं। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि इस योजना के 75% लाभार्थी ऐसे वर्ग से, जनरल एससी वर्ग से, जनरल कैटेगरी से नहीं है। जो कुल लोन बांटे गए हैं उसमें से 44% लोन ओबीसी वर्ग को और 22% एससी एसटी को दिया गया है।
रिपोर्ट में बताया गया कि कुल लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी से यह पता चलता है कि शहरों में महिलाओं की सशक्तिकरण पर काम हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएम स्वनिधि ने समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित की। योजना के तहत अब तक 3 किश्तों में करीब 70 लाख कर्ज बांटे गए हैं, जिनका कुल मूल्य 9,100 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे 53 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को फायदा हुआ है। यह स्कीम साल 2020 में कोरोना के दौरान शुरू की गई थी, जिसके जरिए रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद दी जाती है। स्कीम के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का लोन मिलता है। मैडम, इसको कहते हैं रोड मैप और विजन, कि लोगों को स्वनिर्भर बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, लोन दो, मदद दो, लेकिन अपना काम खुद करके अपना घर खुद चलाने के लिए सशक्त बनाओ। 10,000 रुपया उठाए और बैंक में डाल दिए, हर महिला के लिए जरूरत है नहीं जरूरत है यह भी नहीं देखे, इसको रोड मैप नहीं बोलते मैडम। और यह करने से देश आगे बढ़ता है कि आप लोगों को जिम्मेदार भी बनाइए, बच्चे को साथ में बैठ के पढ़ाइए, उसको समझाइए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फिर उसको आंसर पेपर खुद लिखने दीजिए। बच्चे का आंसर पेपर लिए और खुद भर दिए और कह रहे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, वो बच्चा क्या करेगा जीवन में? आगे जाके फेल हो जाएगा। यही हाल होगा उन राज्यों का जहां फ्री 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 में बांट रहे हैं कि बच्चे का आंसर शीट खुद लिख दे रहे हैं। अब बच्चा आगे रोएगा ना तो ये लोग आंसू पोंछने भी नहीं आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस मुफ्त के वादे करने में बिजी है। अशोक गहलोत अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कानून व्यवस्था लगातार सवालों में। राजस्थान के भरतपुर में एक आदमी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया। जानकारी के मुताबिक रास्ते को लेकर गांव के 2 परिवारों में विवाद चल रहा था। ऐसे में जब दोनों पक्ष आमने सामने आए तो पहले लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला हुआ और इसके बाद अतर सिंह नाम के शख्स को उसी के ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया। अतर सिंह पर 8 बार ट्रैक्टर चलाया गया, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई। ये उस बहुत ही दर्दनाक वीडियो आप देखिए उस जगह का। 8 बार ट्रैक्टर दिख रहे हैं, आगे पीछे करके उस पर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है। तो पहले कानून व्यवस्था तो ठीक कर लीजिए, लेकिन चूंकि ये राजस्थान में है, कांग्रेस का राज्य है, इसको लेकर थोड़ी हंगामा होगा। यही अभी यूपी में होता तो फिर देखते हैं आप कैसे हंगामा मचता। लेकिन एक हंगामा तो मचना चाहिए था हमास के आतंक पर, लेकिन लोगों ने धर्म और अपनी पॉलिटिक्स देखकर हमास के आतंकियों को भी मासूम बचाने का प्रयास किया। पाठशाला में आज हम हमास के आतंकियों की क्रूरता के सबूतों का चैप्टर लाए। हमास के आतंक के 43 मिनट के वीडियो में ऐसा क्या दिखा कि दुनिया भर के पत्रकार रोने लगे, और क्या ईरान पर अमेरिका हमला करने वाला है? अब इसका चैप्टर। इजरायल और हमास की जंग जारी है। हमास से इजरायल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। हमास ने इजरायल को वो जख्म दिया है जिसे इजरायल कभी भूल नहीं पाएगा और ना ही दुनिया को भूलने देगा। आज आपको हम हमास के आतंकियों की बर्बरता के वो वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप कांप जाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई पर हमले के दौरान अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, उसी तरह से हमास के आतंकियों ने भी इजरायल में जो दिखा उसे गोली मार दी। ये वीडियो देखिए, इसमें एक कार दिख रही है और कार के सामने हमास के आतंकी खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और ये वीडियो कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। आतंकियों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हमास के आतंकी अपने शरीर पर कैमरे लगाकर आए थे, जिसे बॉडी कैम कहते हैं। इस कैमरे में भी इजरायली लोगों को गोली मारने के वीडियो रिकॉर्ड हुए। ये वही वीडियो हैं किस तरह से चलती कार में लोगों को मारा जा रहा है। उसके बाद कार के पास जाकर देख भी रहे हैं कि कोई जिंदा तो नहीं बच गया। और ये इनको हमास के आतंकी मासूम दिख रहे हैं अपने यहां कुछ लोगों को। मासूमों को मारने वाले आतंकी मासूम दिख रहे हैं। हमास के आतंकियों ने इजरायल में जो आतंक फैलाया था उस पर इन आतंकियों को फख्र है। हमास के आतंकी गर्व से बताते हैं कि उन्होंने कितने यहूदियों को जान से मार दिया। एक हमास आतंकी ने इजरायल के किबुत्स में लोगों को जान से मारने के बाद अपने परिवार को फोन किया और जानते हैं क्या बोला फोन करके? देखो आपके बेटे ने कितने यहूदियों को मारा है। आपको गर्व होगा कि आपके बेटे ने अपने हाथ से 10 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। वो ये नहीं कह रहा है कि इजरायलियों को मार दिया, वो कह रहा है यहूदियों को मार दिया, 10 यहूदियों को, और उसको बहुत गर्व है कि 10 को मार दिया।
तो जिनकी छाती फट रही है कि फिलिस्तीन में जो है वो मासूम लोग मर गए, ये इजराइल में मासूमों को मारने के बाद वो सेलिब्रेट कर रहा है कि 10 यहूदियों को मार दिया, ये आतंकी नहीं है तो क्या है? और ये सुनकर आतंकी के पिता ने कहा कि तुम पर गर्व है, अब पीछे देखने का समय नहीं है, आगे बढ़ो, या तो जीत होगी या फिर मौत होगी। आतंकी और उसके परिवार की बातचीत का ऑडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है। सुनिए किस तरह से हमास के आतंकी यहूदियों की मौत का जश्न मना रहे हैं। طب انا قاعد اكلمك من جوبا بسيم، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف قتله، شوف كيف قتلك فيديو يابا، ابنك قتل يهود. هاي الله اكبر الله اكبر، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك يابا. اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. हमास के आतंकियों की क्रूरता की कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है और ये सारी बातें खुद हमास के आतंकी बता रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिनको इजराइल ने पकड़ लिया था। पूछताछ के दौरान इन आतंकियों ने बताया कि इजराइल में लोगों को मारने के बदले में $10,000 और फ्लैट देने का वादा किया गया था। तो जिनको लग रहा है कि ये 2 कौड़ी के आतंकी जो हैं वो फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पेड आतंकी हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। $10,000 और फ्लैट मिलने की बात जैसे हुई, इतनी जीभ लटक गई और लोगों को मारने चले गए। सुनिए हमास के आतंकी पूछताछ के दौरान किस तरह से अपनी बर्बरता की बातें खुद बता रहे हैं। كلم ابو زيد قال له طهروا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا اسرى، لانه في غزه اللي باخذ اسرى له مكافاه، شقه منزل بيت $10,000 كانوا يحكوها في القسام يعني. واللي المرأة لما شفتها يعني شو شفت عليها؟ شفتها انا مرميه بس ما قربتش منها يعني، طلع الكلب تبعها بالشارع طخيته انا، بعدها كان في واحد بالجنينه. المدني هذا اللي كتبته كان معه سلاح؟ لا. كم طلقة ضربت عليه؟ من 2 ل 3. فوين الطلقات ضربته؟ على منطقة الصدر. منطقة الصدر، وبعد هيك؟ بعد كده قعدنا نلفلف بالدور، في دارين أظن عملنا فيهم حريقة. घर जला दिए, लोगों के सीने में गोली मार दी और उसके बावजूद इन आतंकियों को बचाया जा रहा है। हमास ने इजराइल में जो तबाही मचाई, आज उसकी चर्चा की जगह हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि इजराइल सही नहीं कर रहा है। इसी वजह से अब इजराइल ने हमास के आतंकियों ने जो तबाही मचाई उसका वीडियो दुनिया को दिखाना शुरू किया। दुनिया भर के पत्रकारों को दिखाया कि देखो बॉस, ये देखिए, सबको बैठा के दिखाया कि जरा एक बार देखो क्या हुआ है हम लोगों के साथ, तब जाके हम लोग जो है इस तरह से रिटेलिएट कर रहे हैं। क्या आतंक का जवाब भी ना दे? 43 मिनट के इस वीडियो में ऐसी विभत्स तस्वीरें थीं जिनको देखकर पत्रकार हैरान रह गए। टाइम्स नाउ न भारत के हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता देखिए वहां मौजूद हैं जहां दिखाया गया है पत्रकारों को इजराइल में बैठाकर। स्क्रीनिंग में मौजूद थे वो, और उन्होंने जो बताया वो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े कर हो जाएंगे। अगर दिल मजबूत नहीं है तो मत सुनिए, लेकिन अगर कलेजा मजबूत करके आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी आवाज आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रदीप दत्ता को एक बार सुनिए, जो इजराइल में वो 43 मिनट का वीडियो देखकर आए हैं जिसमें फिलिस्तीन से आए हमास के आतंकियों का सच बताया गया है। अक्टूबर 7 के 43 मिनट के वीडियो ने हमास की दरिंदगी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। ये वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 2000 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को दिखाया। मैं भी उस स्क्रीनिंग का हिस्सा था। उस वीडियो को देखने के बाद एक करारा तमाचा था उन लोगों पर जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं गाजा में हो रहे हमले को लेकर। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए, किसी भी पत्थर दिल का कलेजा पसी जाए। खासकर एक वो वीडियो जिसमें देखा गया कि एक पिता अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन हमास के आतंकवादी उस बॉम्ब शेल्टर के अंदर ग्रेनेड से हमला कर देते हैं। पिता की जान चली जाती है और एक बच्चे की आंख चली जाती है। बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन उनके चिल्लाने और रोने का कोई भी असर हमास के आतंकवादियों पर नहीं होता। एक बच्चा रोते हुए अपने भाई से कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पिताजी की जान जा चुकी है, लगता नहीं है कि ये कोई मजाक हो रहा है, ये सच हो रहा है, मैं जी के क्या करूंगा, मैं क्यों जीऊंगा। और उस समय दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमास का आतंकवादी आता है या बच्चे खून से लथपथ होते हैं, लेकिन
उसके बावजूद वो उनके ही फ्रिज में से कोक की बोतल निकालता है, पीता है और आराम से निकल जाता है। आप सोचिए, हमास के आतंकी क्या इंसान कहलाने के लायक हैं? बच्चों पर हमला किया, बच्चे खून से लथपथ है और आराम से हमास का आतंकी आता है, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालकर पीता है और चला जाता है। आप सोचिए इस देश में वो लोग कितने गिर गए हैं अपनी पॉलिटिक्स के नाम पर, अपनी धार्मिक सियासत के नाम पर, कि ऐसे लोगों को भी कह रहे हैं कि नहीं ये आतंकी नहीं है, ये तो रिपरकशन है। बच्चे को मरता छोड़कर कोल्ड ड्रिंक पीता चला गया, ये रिपरकशन है बॉस। और इजराइल के बदले का ये लोग विरोध कर रहे हैं, हमास के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। ऐसे ही लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया कि देखो हमास तो अब इजराइल के बंधकों को छोड़ रहा है। हमास ने इजराइल से बंधक बनाई गई महिलाओं को रिहा किया है। इसका वीडियो भी हमास ने जारी किया जिसमें 2 महिला बंधक दिखती हैं, दोनों को एक जैसी ड्रेस पहनाकर रखी गई थी। हमास के आतंकी दोनों को पानी पिला रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि वो बंधकों की देखभाल करते हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि महिला बंधक हमास के कब्जे से निकलते समय हमास के आतंकियों से हाथ भी मिला रही है। अगर कोई महिला आतंकियों के कब्जे में हो तो वो वही करेगी और कहेगी जो उसे कहा जाएगा। वो उनसे हाथ नहीं मिलाएगी तो क्या कोह नहीं मारेगी, और मारेगी तो क्या वो बचेगी? और दुनिया को अपना बहुत दर्दनाक वो जो हरकतें कर रहे हैं वो नहीं है, वो बहुत मानवीय हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बूढ़ी महिलाएं, इनको क्यों उठा के लेके गए थे बॉस? क्यों बंधक बनाया था? जब इतने मानवीय हो कि छोड़ रहे हो तो बंधक बनाया क्यों? और जो लोग कह रहे हैं कि हमास के आतंकी तो बहुत मानवीय हैं, देखिए छोड़ दिया, एक सेकंड के लिए उनसे पूछता हूं, तुम्हारे बच्चे को, मां को, बहन को कोई पिता को उठा के ले जाएगा बंधक बनाकर और बाद में मानवीय चेहरा दिखाने के लिए छोड़ देगा? पुलिस में केस नहीं करोगे उस पर? कहोगे छोड़ो, आप बहुत अच्छा आदमी, इसको तो मैं लड्डू खिलाऊं? हद कर दी इन लोगों ने भाई। रिहा हुई बंधक का जो वीडियो आपने देखा वो भी ऐसा ही था, क्योंकि जब ये महिला बंधक इजराइल पहुंची तो उसने जो कुछ बताया उससे पता चलता है कि हमास इजराइल के बंधकों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। जब महिला यहां आ गई तब उसने बताया, इजराइल मतलब आ गई, तब उसने बताया कि आतंकी उसे बाइक से गाजा लेकर गए थे, बोरे में बंद करके बाइक पर लिटा कर लेकर गए थे। बाद में दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना कुचू नूनू पाई हूं कि मैं देखो इनको छोड़ दे रहा हूं। बुजुर्ग महिलाओं को बोरे में लपेट के बाइक पर लिटाकर ले गए, रास्ते पर डंडे से पिटाई करते रहे। ऐसा लगा कि अब सांस बंद होने वाली है, महिला बता रही है। आतंकी बंधक को सुरंग में लेकर गए थे, सुरंग में बंधकों की हालत बहुत खराब हो गई। सुरंग में हर बंधक कड़ी निगरानी में रहता है, हर 5 बंधकों के लिए एक गार्ड तैनात है, खाने के लिए ककड़ी और पनीर देते थे। ऐसा लग रहा है जैसे नर्क से आजादी मिली है। और वो वीडियो भी दिखाकर कुछ बेशर्म लोग ये भी लिख रहे हैं कि देखो देखो ये हमास के आतंकी नहीं है, ये तो कितने प्यार से छोड़ रहे हैं, प्यार से छोड़ रहे हैं। और जब ले जाते वक्त बोरे में कैद करके ले गए सामान की तरह कूटते हुए, तब प्यार कहां गया था? और आप नौटंकी कर रहे हैं कि हम बड़े मानवीय हैं। हमास की कैद से रिहा हुई बंधक जिन सुरंगों की बात कर रही है वो भी आपको फिर से दिखाता हूं। हमास की सुरंग, और सुरंग में हमास का आतंकी बाइक चला रहा है। सोचिए ये सुरंगें किस तरह से बनाई गई हैं। इजराइल से हमास के आतंकी बंधकों को बाइक पर बिठाकर इन्हीं सुरंगों से ले गए थे। आप देखिए ये सुरंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, कितने मोड़ हैं और हर मोड़ पर तीर लगाया कि किधर जाना है। ये सुरंग नहीं भूल भुलैया जैसी है, जहां अगर कोई अजनबी गया तो वो शायद ही कभी बाहर निकल पाए। और इसी वजह से रिहा हुई महिला बंधक ने कहा कि इजराइल पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे नर्क से मुक्ति मिली। ऐसा नहीं है कि हमास के आतंकियों ने अचानक सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ लोगों को बंधक बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बॉस। हमास ने पूरी प्लानिंग की और इस प्लानिंग के बाद इजराइल पर हमला किया। हमास के जो आतंकी पकड़े गए या मारे गए, उनके पास से हमास का प्लान मिला, जिसके मुताबिक जहां पर हमला करना तय किया गया है वहां पर लोगों को बंधक बनाना ऑलरेडी तय था। ऐसा नहीं कि सामने मिल गए और कहा कि एक काम करते हैं, चलो इनको लेते चलते हैं। ये शोले फिल्म के ठाकुर गब्बर के गुंडे नहीं थे कि वहां पर राशन नहीं मिला तो पकड़ के 2-4 लोगों को लेते चले आए। ये प्लानिंग करके गए थे।
कि वहां मारो और कुछ को पकड़ के ले आओ ताकि बाद में यहां पर उनको जो है एक तरह से शील्ड की तरह इस्तेमाल करें ताकि हम पर हमला ना हो, और बाद में जब दुनिया जो है सवाल उठाए तो हम दो चार को छोड़ के हीरो बन जाए। बाकी इकोसिस्टम तो ही हमें हीरो साबित करने के लिए। बंधकों को 2 ग्रुप में बांटकर पहले से तय 2 जगहों पर ले जाना था। इस दौरान जो भी विरोध करे उसे मार देना था और लगातार गोलीबारी करते रहना था। बंधकों की तलाशी लेना और उनकी आईडी और बयान लेना, यह सब लिखा हुआ है रिपोर्ट में। हर एक बंधक के हाथ, पैर और आंख पर पट्टी बांधना, पुरुष बंधक, महिला बंधक और बच्चों को अलग अलग करना, कोई बंधक आत्महत्या न कर ले इसका भी ध्यान रखना, बंधकों के पास से जितना खाना, पानी या सामान मिले उसे जमा कर लेना, बंधकों को अपना खाना या पानी नहीं देना, गाजा आते समय बंधकों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करना, जितनी जगहों पर आग लगा सको वहां आग लगा देना। यह पूरी डिटेल इजराइल पर हमला करने से पहले आतंकियों को दी गई थी। यानी जिस तरह से मुंबई में आतंकी हमला करने आए थे, पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ वैसा ही माहौल था। यानी हमास की पूरी प्लानिंग थी कि इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर गाजा लाना है, जिससे बाद में इजराइल के साथ नेगोशिएट किया जा सके। अब इन्हीं बंधकों की रिहाई के बदले हमास इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। हमास ने कहा है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश बंधकों की सुरक्षा चाहते हैं तो इजराइल पर दबाव डालें कि वो गाजा पर बमबारी बंद करें। अगर इजराइल हमला बंद कर देता है तो कतर, इजिप्ट और दूसरे अरब देश मध्यस्थता के लिए सामने आएंगे और मिलकर बंधकों की रिहाई का रास्ता निकाल सकते हैं, जिसके बाद हम बंधकों को उनके घर भेज देंगे। इतना कलेजा नहीं था खुल के लड़ने का तो नहीं ना लड़ना चाहिए था। जाके फेंका बम और उसके बाद दौड़ के आए और उसके बाद जो है पीछे छुप गए बंधकों के। ये तो हाल है इन लोगों का। हमास ने इजराइल में घुसकर इतना आतंक फैलाया, और जब इजराइल हमास से बदला ले रहा है तो इंटरनेशनल संस्थाएं, कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गाजा पर इजराइल के हमलों से लोगों को हो रही परेशानी खत्म करने को लोग कह रहे थे। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि गाजा पर बमबारी और नाकेबंदी बंद करना फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देने के बराबर है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। गाजा पट्टी के लोगों की पीड़ा को खत्म करने के लिए मदद पहुंचाने को आसान और सुरक्षित बनाने की अपील करता है। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन को लगातार कब्जे में जाते देखा है, हर तरफ हिंसा देखी है। इस परेशानी का समाधान निकलने की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही। बॉस, पहले तो ये 2 कौड़ी के यूनाइटेड नेशन से कुछ कोई पूछे कि आज तुम्हारा कलेजा रो रहा है जब इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं, हमास आमने सामने हैं, तुमने इतने साल से इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला? यूनाइटेड नेशंस कर क्या रहा है? काहे का इतना पैसा खा रहे हो तुम लोग? पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कर पाते तुम लोग। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोगों ने अपना, 6 लोगों ने कमरा बनाया हुआ, उसको लॉक करके बैठ गए, अंदर किसी को आने नहीं देंगे। इस समस्या का समाधान तुमने निकाला नहीं इजराइल और फिलिस्तीन का। तो जितना इजराइल में मौत के लिए हमास जिम्मेदार है और फिलिस्तीन में मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार है, उससे डबल यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार है। और ये लोग आए हैं बड़े हीरो बनने, क्यों? मेरा दिल रो रहा है कि वहां क्या हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात सुनकर इजराइल भड़क गया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने इस पर यूएन महासचिव को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि यूएन चीफ ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखाई है, उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लायक नहीं। हम उनसे तुरंत इस्तीफा देने की मांग करते हैं। जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे वो इजराइल का अपमान होगा और उससे यह साबित होगा कि संयुक्त राष्ट्र को भी अपने अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने यह भी कहा कि वो यूनाइटेड नेशन महासचिव से नहीं मिलेंगे। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद किसी भी तरह के बैलेंस अप्रोच की गुंजाइश नहीं बची। हमास को इस दुनिया से खत्म करना ही चाहिए। यूएन का कहना है कि इजराइल की बमबारी से गाजा पट्टी में संकट गहरा गया। गाजा में फ्यूल की कमी हो गई है, तेल की, ईंधन की कमी हो गई, जिससे अस्पतालों को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही। इसलिए गाजा पर रहम किया जाए। इस पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। इस तस्वीर में गाजा के फ्यूल टैंक दिख रहे हैं जो गाजा के अंदर ही हैं। इजराइल का दावा है कि इन फ्यूल टैंक्स में करीब 5 लाख लीटर तेल मौजूद है। जब इतना तेल पहले से तो है तो फिर फ्यूल संकट का कहानी कहां से आ गई? इजराइल ने यूएन पर तंज कसते हुए कहा कि यूएन हमास से पूछे क्या उसे भी तेल चाहिए क्या। इसी बीच इजराइल के खिलाफ सारे दुश्मन भी एक हो रहे हैं।
इजराइल के 3 डायरेक्ट दुश्मन हैं, हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद। ये तीनों आतंकवादी संगठन हैं और तीनों की एक मीटिंग इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान में हुई है। लेबनान के बेरूत में हुई इस मीटिंग में हमास का कमांडर साले अल अरूरी, हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह और इस्लामिक जिहाद का कमांडर जियाद अल नखले शामिल थे। ये मीटिंग जिस कमरे में हुई उसमें ईरान के लीडर्स की फोटो भी लगी थी, जिसका सीधा मतलब यही है कि हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद अब मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और तीनों के पीछे कौन है? जिनकी पीछे फोटो लगी है, ईरान। हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद में हमास और इस्लामिक जिहाद तो फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन है और हिजबुल्लाह का बेस लेबनान में है। हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल के पीएम ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में शामिल होने की गलती करेगा तो हिजबुल्लाह को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि फिर हिजबुल्लाह की ऐसी तबाही होगी जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। लेकिन अगर हिजबुल्लाह इस युद्ध में शामिल होता है तो इजराइल के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा। उसकी वजह भी बताता हूं। इजराइल युद्ध के 2 हफ्ते में हमास ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट चलाए, जो हमास इजराइल के इससे पहले के 4 युद्धों को मिलाकर भी उससे ज्यादा है। अब हिजबुल्लाह अगर लड़ाई में सीधे शामिल होता है तो इजराइल के लिए चैलेंज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल का स्टॉक है। वैसे तो इजराइल के पास दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल गिराने की मल्टी लेयर आयरन डोम एयर डिफेंस है, जो 90% तक इफेक्टिव है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर रॉकेट छोड़े जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि कई रॉकेट आयरन डोम से बचकर निकल जाएं। आयरन डोम सिस्टम में रडार आबादी वाले इलाके को टारगेट करने वाले रॉकेट को डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है, मतलब बीच में ही काट देता है, और फिर इसे नष्ट करने के लिए मिसाइल छोड़ता है। लेकिन आयरन डोम की एक मिसाइल 40,000 से $50,000 यानी 30 से 40 लाख रुपए की आती है, इसलिए युद्ध भी महंगा हो जाएगा। इसके अलावा एक लिमिटेशन यह भी है कि इजराइल के पास 10 आयरन डोम सिस्टम है और हर सिस्टम करीब 155 वर्ग किलोमीटर के एरिया को ही कवर करता है। यानी अगर हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर रॉकेट दागने लगे तो इजराइल के लिए भी दिक्कत हो, और इजराइल पर अगर ये रॉकेट मिलकर छोड़ने लगे तो उनकी कीमत भी बहुत कम है, जबकि इजराइल को इन रॉकेट के हमले से बचने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमास हिजबुल्लाह का एक रॉकेट $300 से $800 यानी 25 से 60-65 हजार रुपए का आ जाता है, और इजराइल की मिसाइल की कीमत जो है वो $40 से $50,000 यानी 30 से 40 लाख रुपए। इजराइल जानता है कि ये महंगा है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। इजराइल की इस बात को अमेरिका समझता है, इसलिए अमेरिका इजराइल की तन मन धन से मदद करता है। अभी अमेरिका यूक्रेन युद्ध में भी मदद कर रहा है, तो यूक्रेन और इजराइल दोनों युद्ध के लिए बाइडेन ने अमेरिका की संसद से $105 बिलियन मांगे। $105 बिलियन मतलब कितना हो गया? 105 बिलियन डॉलर, जिसका मतलब हुआ कि करीब 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने मांगे। और किस अमेरिका ने मांगे हैं? यूएस ने मांगे। किस अमेरिका ने मांगे हैं? जिसकी अर्थव्यवस्था की विकास दर कहा जा रहा है कि 1.6% रहने वाली है। मतलब जेब में पैसा आ नहीं रहा है, और ये भैया जो है एक तरफ यूक्रेन को गोद में उठाए हुए हैं, एक तरफ इजराइल को उठाए हुए हैं, कह रहे हैं दोनों को हम ही पालेंगे, दोनों की लड़ाई हम ही लड़ेंगे। अपना खाने का नहीं है इनके पास। पाठशाला में अब किस्सा सुना। आज ही के दिन 72 साल पहले यानी 25 अक्टूबर 1951 को भारत में आजादी के बाद पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत हुए थे और पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। ये चुनाव 1-2 नहीं बल्कि पूरे 68 चरण में हुए थे और चुनाव को पूरा होने में 4 महीने का वक्त लग गया था। 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया 21 फरवरी 1952 को जाकर खत्म हुई। उस वक्त लोकसभा की 497 और राज्य विधानसभाओं की 3,283 सीटों पर वोटिंग हुई। लोकसभा के 314 निर्वाचन क्षेत्र 1 सीट वाले थे, जबकि 86 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 सांसद चुनकर आते थे। हालांकि 2 सांसदों वाला सिस्टम 1960 में खत्म कर दिया गया। इस चुनाव में 17 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया और एक वोटर पर केवल 60 पैसे का खर्च आया। पहले चुनाव में जितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया उनमें से 85% लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए पार्टीज और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई। 4 महीने तक चले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो इस तरह से हुआ था देश का पहला चुनाव।